मार्च का महीना चल रहा है और मार्च का महीना जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट महीना होता है। तो इस महीना में आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको विदाउट फेल कर लेनी होगी, ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 31 मार्च से पहले 31 मार्च डेडलाइन है। इससे पहले पहले आपको टोटल, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे 7 पॉइंट्स। ये 7 पॉइंट आपको विदाउट फेल कर लेनी होगी, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 31 मार्च जीएसटी प्रोस्पेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक महीना है, और इस महीने में आपको कुछ रेगुलर काम होते हैं, इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो कि आपको कर लेना होता है। फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से वो पॉइंट्स है जो कि हमें इस कंसीडर कर लेना होगा, कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट काम है जो हमें 31 मार्च से पहले यानी अप्रैल से पहले पहले कर लेना होगा। तो विदाउट फेल पहला इंपॉर्टेंट जो चीज़ अपने को कर लेना होगा वो है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जितना भी आपका सप्लाई है, मान लीजिए आपका लोकल सेल हो गया, सेंट्रल सेल हो गया, आपका एक्सपोर्ट अगर है वो हो गया, जितना टाइप ऑफ आप आउटवर्ड सप्लाई आपका होता है बिजनेस में, उसका आपको एक रिको तैयार कर लेना होगा, यानी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर लेना होगा। अब आउटवर्ड सप्लाई हम लोग रिपोर्ट करते हैं कहाँ पे, वो करते हैं GSTR 1 में, GSTR 1 में, और GSTR 3 भी हम लोग उसके बाद फाइल करते हैं, GSTR 3 भी। तो GSTR 1 और GSTR 3 का एक रिको तैयार कर लेना होगा कि अगर जो आउटवर्ड सप्लाई हम लोग GSTR 1 में रिपोर्ट कर रहे हैं और GSTR 3 में रिपोर्ट करें, उसमें कोई डिफरेंस है क्या। अगर कोई डिफ्रेंसिएशन है, कोई डिफरेंस है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसको आप मार्च का रिटर्न में जब आप फाइल करोगे अप्रैल महीना में, तो उसमें आपको रिपोर्ट कर लेना होगा, ताकि ये जो आपका एरर रहेगा वो टोटली ओमिट हो जाएगा। तो GSTR 1 और GSTR 3 का आउटवर्ड का सप्लाई का जितना भी होगा, आपको एक तो रिको बना लेना होगा, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा, जैसे आप लोगों ने आउटर सप्लाई का एक रिकॉन्सिलिएशन किया, उसी तरह आपको एक इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC, एक ITC का भी रिको कर लेना होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी एक रिको बना लेना होगा पूरा फाइनेंशियल ईयर का। कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग अभी GSTR 3 में जो हम लोग इनपुट टैक्स लेते हैं, GSTR 3 में जो हम लोग इनपुट टैक्स लेते हैं, वो अभी ले रहे हैं GSTR 2 के हिसाब से, यानी कि एवरी मंथ 14 तारीख को हम लोग चेक करते हैं GSTR 2 में जितना आता है। 2 जो है आपको पता होगा 14 तारीख जनरेट होता है एवरी मंथ में, तो उसमें GSTR 2 में जितना भी ITC रिफ्लेक्ट करता है वही एलिजिबल होते हैं 3 में लेने के लिए। ठीक है, तो अभी हम बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि GSTR 3 और GSTR 2 में जो आपने ITC देखा है, और एक बुक्स ऑफ अकाउंट आपका जो है उसमें, यानी 3 और 2 और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का एक रिको आप बना लोगे कि जो रिफ्लेक्ट हो रहा है GSTR 2 में वो प्रॉपरली हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आया कि नहीं है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ऐसे सप्लाईज है जिसका आपने ITC बुक किया हुआ है लेकिन 2 में रिफ्लेक्ट नहीं किया हुआ, वो आइडेंटिफाई आप कर लोगे, और उसे आइडेंटिफाई करने के बाद अपने सप्लायर से आप रिक्वेस्ट करोगे कि वो इन्वॉइसेस को अपने GSTR 1 में दिखाए, ताकि आपके GSTR 2 में वो रिफ्लेक्ट कर जाए और आप सब्सिक्वेंटली उसको आने वाले रिटर्न में उसका ITC आप क्लेम कर पाओ, क्योंकि जब तक 2 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा आप एलिजिबल नहीं होगे। तो उसी के लिए आपको एक रिकॉन्सिलिएशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कर लेना होगा, जैसे कि रिकॉन्सिलिएशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आपने किया था। तो रिकॉन्सिलिएशन ऑफ इनवर्ड सप्लाईज में जितना भी ITC लिए हो, जितना भी सप्लायर से, वो आप इसका एक रिको बना लोगे और अपने सप्लायर के साथ अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करके उसको रेक्टिफाई कर लोगे, ताकि मार्च के महीने में आप उसको अपने रिटर्न में इफेक्ट दे सको। तो ये 1 और 2 करने से आपका इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई मोटा मोटी कवर हो जाएगा। आपका मेन काम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसको आपको करना होगा।
चलिए, तो अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, वो भी आईटीसी रिलेटेड है। आपको पता है हमारे जीएसटी में कुछ आईटीसी जो है वो ब्लॉक्ड आईटीसी है, और ये ब्लॉक आईटीसी सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 और सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत इसको ब्लॉक किया गया इस सेक्शन के द्वारा। यानी 17(5) सेक्शन 17(5) में आईटीसी जितने भी ब्लॉक्ड है उसको वहाँ पे ये सेक्शन बताता है। तो आपको एक रिको कर लेना होगा हाथों हाथ जब आप 2 नंबर पॉइंट कर रहे होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिको, कि कोई ऐसा आईटीसी है क्या जो ब्लॉक्ड है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, और जिसको आपने जीएसटीआर 1 में गलती से ले लिया है। तो उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद मार्च का जब रिटर्न आप दोगे तो उसमें उसको आप रिवर्सल कर दोगे। ठीक है, अपने 3B में जब भी मार्च का जब 3B डालोगे तो जो ये जो रिवर्सल आता है आपने गलती से जो ले लिया ब्लॉक आईटीसी, उसको आप रिवर्स करोगे और अकॉर्डिंगली उस पर जो अप्लीकेबल इंटरेस्ट होगा उसके साथ आप उसका इंटरेस्ट भी उसको पेमेंट कर दोगे। तो आने वाले समय में क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी कम जाएगा और रेक्टिफिकेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। हाथों हाथ इसी में आपको एक और चीज़ कर देख लेना होगा कि सेक्शन 17 जो हमें बताता है, सेक्शन 16 जो बताता है वो बताता है रूल्स पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट आपको आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल करते हैं, जिसमें से एक है आपको सप्लायर को 180 डेज़ के अंदर में पेमेंट कर देना होगा। तो आपको ये भी एक लिस्ट बनाना होगा कि क्या आपने जितने भी आईटीसी लिए हैं, जितने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए हैं, जितने भी सप्लायर से आपने लिए हैं, उन सभी को आपने पेमेंट विथिन 180 डेज़ ऑफ सप्लाईज कर दिया है कि नहीं किया है। अगर कोई ऐसा निकलता है आपके रिको में कि ऐसा कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने लिया है और जिसका पेमेंट मोर देन 180 डेज के बाद हुआ है, उसको आप अपने जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च में रिवर्स कर दोगे। ठीक है, तो ये 3 नंबर पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ब्लॉक क्रेडिट आप इसमें आइडेंटिफाई करोगे और 180 डेज में, यानी सेक्शन 17 ओवरऑल आप इसमें चेक कर लोगे कि सेक्शन अपना जो है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 जो भी है आपका प्रॉपर जो रूल बताता है आईटीसी लेने की एलिजिबिलिटी बताता है, वो चारों आपका एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि आपके पास माल आ जाना होगा। ठीक है, आपने 180 डेज़ में आपको सप्लाई कर दिया हो जाना चाहिए, सप्लायर द्वारा रिटर्न फाइलिंग हो जाना चाहिए, और जो आपका जो उसमें एडिशन जो हुआ है नया क्लोज है उसके हिसाब से सप्लायर जब रिटर्न दे देगा तो आपके जीएसटीआर 2 में भी वो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ 180 डेज़ के अंदर में आपने उसको पेमेंट कर देना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। तो ये 3 मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको सबसे पहले करना है रिको में 31 मार्च में से पहले, ताकि आप उसको मार्च के रिटर्न में इफेक्ट दे सको। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जो करेंगे वो आपको देखना होगा, अगर आपका टर्नओवर जो है, अगर आपका टर्नओवर जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से, यानी कि अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं पॉइंट नंबर यहाँ पे 5, अगर आपका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर जो है पूरे साल में मोर देन 5 करोड़ है, ठीक है, तो अगर आप रेगुलर स्कीम से ऑप्ट करना चाह रहे हो, कंपोजिशन स्कीम में आप रेगुलर स्कीम में अभी हो, ठीक है, रेगुलर टैक्स पेयर हो आप, रेगुलर टैक्स पेयर, और आप मूव करना चाहते हो, ऑप्ट करना चाहते हो कंपोजिशन स्कीम, तो आपको भी उसके लिए भी 31 मार्च से पहले आपको पोर्टल पे ऑप्ट कर लेना होगा। ये आपको पोर्टल पे जाकर ये काम कर लेना होगा ताकि अप्रैल से आपको ये इम्प्लीमेंट हो सके। 31 मार्च से पहले इसको आपको कर लेना होगा किसी हालत में। अगर आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे मैंने 5 को लिख दिया, यहाँ पे सॉरी 1.5 करोड़ होगा, 1.5 करोड़ से ज़्यादा है अगर आपका टर्नओवर पूरे फाइनेंशियल में, और आप ऑप्ट करना चाह रहे कंपोजिशन स्कीम, तो 31 मार्च से पहले ये भी काम आपको पोर्टल पे जाके कर लेना होगा।
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं माल, ठीक है, और एक्सपोर्ट करते हैं और एलयूटी के अंडर में करते हैं, यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है। दो तरह के आप दो तरह से कर सकते हैं एक्सपोर्ट ना, विथ टैक्स लगाकर और एक बॉन्ड के अगेंस्ट में, या फिर एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अगेंस्ट में। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है ये 31 मार्च को एक्सपायर हो जाता है। एवरी ईयर आपको रिन्यू करना पड़ता है इसको। तो उसके लिए भी आपको जो पोर्टल पे है ये, इसको 24 तारीख से पहले, यानी कि मार्च के अंदर अंदर ही आपको 31 मार्च से पहले पहले आपको जो है 23-24 फाइनेंशियल ईयर के अप्लाई कर देना होगा, यानी रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन 31 मार्च से पहले पहले आपको पोर्टल पे दे देना होगा। ये इम्पोर्टेंट है अगर आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का आउट ऑफ द इंडिया। अदरवाइज आपका 31 मार्च में जब एक्सपायर हो जाएगा आपका 22-23 वाला, तो फिर आप अप्रैल से आपका प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो 31 मार्च ड्यू डेट है, कुछ दिन बाकी है, आपको इसको पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन डाल देना होगा इसके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपना पॉइंट करते हैं, सॉरी ये हम लोग को 4 पॉइंट पास नहीं था, 4 था, ये 5। अभी हम लोग 6 नंबर, छठा नंबर पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है ई इनवॉइसिंग। लेटेस्ट ये अपडेट आया था और ये 1 अप्रैल 2023 से आपका कंपलसरी हो जाएगा। अगर आपका टर्नओवर जो है वो मोर देन 10 करोड़ है, ठीक है, ये ग्रेजुअली 5 करोड़ होने वाला है, फ्यूचर में आने वाला है अपडेट इसका, लेकिन अभी ये 10 करोड़ है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पूरे साल का 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आप जो है 1 अप्रैल 2023 से आपको ये कंपलसरी हो जाएगा ई इनवॉइसिंग करना। अगर आपका टर्नओवर अभी तक इनवॉइसिंग के दायरे में नहीं था, 10 करोड़ के अंदर था, और इस साल आपको पता चला कि 10 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर होने वाला है फाइनेंशियल ईयर में, तो आप 1 अप्रैल से आपके लिए ये लागू नियम कंपलसरी हो जाएगा कि आपको इनवॉइसिंग ही बनाना पड़ेगा जितने भी आप आउटवर्ड सप्लाई करोगे आप। तो इनवॉइसिंग के लिए आपको मार्च में रहते रहते पूरी तरह से अपने आप को रेडी कर लेना होगा, ताकि मार्च के बाद अप्रैल में जब आप आउटवर्ड सप्लाई जितने भी करोगे तो आप उसको इनवॉइसिंग के थ्रू आप कर सको, आप टेक्निकली और अपने आपको पूरी तरह से रेडी करके इसके लिए तैयारी करके आपको रख लेना होगा। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी था ई इनवॉइसिंग, जिनके ऊपर एप्लीकेबल है 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले के लिए, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, लास्ट जो पॉइंट है, हम लोगों ने 6 पॉइंट डिस्कस कर लिया है, और लास्ट जो पॉइंट है जिसको आपको 31 मार्च पहले पहले आपको करना होगा, 7 नंबर पॉइंट्स, वो है अगर आपका टर्नओवर जो है, अगर आपका टर्नओवर जो है फाइनेंशियली में 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, मोर देन 5 करोड़ फाइनेंशियल ईयर में है, और आप फिलहाल अभी क्वार्टरली रिटर्न देते हैं, ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न से आप मान लीजिए किसी में अप्रैल टू जून आप रिटर्न देते हैं, ठीक है, यानी एवरी ईयर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हो, ठीक है, चूँकि आपके कंपोजिशन स्कीम में हो, और आप मूव करना चाह रहे हो रेगुलर स्कीम में, यानी कि आपका जो कंप्लायंस होगा, आप रिटर्न वगैरह जो दोगे वो आप मंथली दोगे। रेगुलर स्कीम में ये होता है ना, आपको मंथली GSTR 1 मंथली GSTR 3 भी फाइल करना होगा। अगर इसके लिए भी आप ऑप्ट करना चाहते हो, कंपोजिशन से रेगुलर में आना चाहते हो, तो भी आपको 31 मार्च के रहते रहते आपको अप्लाई इसका कर देना होगा। मैंने वाइस वर्सा भी बताया हम लोगों ने कि अगर आप 1.5 करोड़ से ज़्यादा है और अगर कंपोजिशन में जाना चाहते हो तो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, और वाइस वर्सा, यानी कि आप कंपोजिशन से आप रेगुलर में आना चाहते हो तो भी आप ये 31 मार्च से पहले आपको पोर्टल पे ये काम कर लेना होगा, ठीक है। तो ये टोटल 7 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि विदाउट फेल आपको मार्च 31 से पहले पहले कर लेना होगा, ताकि अप्रैल महीने में आप जब रिटर्न फाइल करो मार्च के लिए, फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो ये सारे जो पॉइंट्स आपको इसमें रिको मिलेंगे वो आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ अपने रिटर्न में, रेक्टिफाई कर पाओ अपने रिटर्न में, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत आपको
नहीं आए, आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। तो फ्रेंड आई होप आपको इससे इंफॉर्मेशन मिली होगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर भी अगर कोई सवाल कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब उसका ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना करिएगा और ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस नहीं हो। और वीडियो कहीं से भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।